एलिजाबेथ के जन्म के बाद से ही ब्रिटिश साम्राज्य का राष्ट्रकुल के देशों में परिवर्तित होना जारी रहा। 1952 में उनके राज्यारोहण के पश्चात विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्रों के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका स्थापित हो चुकी थी। 1953-54 के दौरान रानी और उनके पति 6 महीनों की एक विश्व यात्रा पर निकले। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड पर शासन के दौरान वहां जाने वाली वो पहली शासक बनी। अपने शासनकाल के दौरान एलिजाबेथ ने बहुत सारे देशों व राष्ट्रों का आधिकारिक दौरा किया और एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर वो सबसे ज्यादा विदेशी यात्राएं करने वाली शासक हैं। 1957 में आधिकारिक यात्रा पर वो अमेरिका गई व राष्ट्रकुल देशों की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सभा को संबोधित किया। उसी यात्रा के दौरान उन्होंने कनाडा के 23वीं संसद सभा का उद्घाटन किया और ऐसा करने वाली पहली कनेडियाई शासक बनी। 2 साल बाद कनाडा की रानी के तौर पर उन्होंने एक बार फिर अमेरिका का दौरा किया व कनाडा में अपनी प्रजा से मिली। 1961 में उन्होंने साइप्रस, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और ईरान का दौरा किया। उसी वर्ष घाना में वहां के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा अपनी हत्या की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए उन्होंने रानी के तौर पर अपना फर्ज निभाने की बात कही और घाना की यात्रा पर गई। अपने संपूर्ण शासनकाल में सिर्फ के 1959 व 1963 में गर्भाधान के दौरान ही उन्होंने ब्रिटिश संसद सत्र का उद्घाटन नहीं किया। पारंपरिक समारोहों में हिस्सा लेते रहने के साथ साथ उन्होंने नई परंपराएं भी स्थापित की। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के 1970 की अपनी यात्रा में उन्होंने पहली बार सामान्य लोगों से मुलाकातें की। 1960 और 1970 के दौरान ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्रता पाने वाले अफ्रीकी व कैरेबियाई देशों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। 20 से ज्यादा देशों को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। 1965 में रोडेशिया के प्रधानमंत्री इयान स्मिथ ने एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और एलिजाबेथ के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता की बात भी कही। रानी ने एक औपचारिक घोषणा में स्मिथ को बर्खास्त कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय समूह ने रोडेशिया पर विभिन्न तरह की पाबंदियां लगा दी। जैसे जैसे ब्रिटेन का अपने पुराने साम्राज्य से नाता कमजोर होता गया, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ में प्रवेश चाहा जो उसे 1973 में मिल गया। रजत जयंती 1977 में एलिजाबेथ ने अपने शासनकाल की रजत जयंती मनाई। राष्ट्रकुल में दावतों और आयोजनों का दौर चला। इन समारोहों ने रानी की लोकप्रियता को और स्थापित किया। अगला वर्ष उनके लिए बेहद चौंकाने वाला व दुख भरा रहा जब रानी के चित्रकार व सर्वेक्षक एंथनी ब्लंट एक साम्यवादी जासूस निकला व उनके रिश्तेदार लुइस माउंटबेटन का आयरिश रिपब्लिकन सेना द्वारा कत्ल कर दिया गया। पॉल जोसेफ जेम्स मार्टिन के अनुसार 1970 के अंत तक रानी यह मानने लग गई थी कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूड्यू के लिए ब्रिटेन की सत्ता कोई मायने नहीं रखती है। 1980 में कनेडियाई संविधान के ब्रिटिश पितृसत्ता से अलगाव की चर्चा के लिए कनेडियाई राजनेताओं के लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने रानी को इस विषय में ब्रिटिश नेताओं के मुकाबले ज्यादा अवगत व जानकार पाया। प्रस्ताव C-60 के गिरने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से इस विषय में रुचि ले रही थी क्योंकि इससे कनाडा में उनके राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका खत्म होने वाली थी। कनेडियाई संविधान पर से ब्रिटिश संसद की पितृसत्ता हट गई लेकिन कनेडियाई राजशाही बरकरार रही। वहां के प्रधानमंत्री ट्रूड्यू ने अपनी यादों में कहा है कि रानी ने उसके संविधान संशोधनों का समर्थन किया था और वह उनकी बुद्धिमत्ता से बेहद प्रभावित था। 1981 में राजकुमार चार्ल्स व लेडी डायना स्पेंसर के विवाह से 6 हफ्ते पहले ट्रूपिंग द कलर समारोह के दौरान महारानी पर 5 से 6 गोलियां चलाई गई थीं। पुलिस ने बाद में पता किया कि गोलियां नकली थीं।
आक्रमणकारी 17 वर्षीय मार्कस सार्जेंट को 5 वर्ष के कारावास की सजा हुई, जिसे 3 वर्ष बाद मुक्त कर दिया गया। इस दौरान महारानी के शांतचित्त रहने व अपने घोड़े व जीन को संभाले रखने के कौशल की जमकर प्रशंसा हुई। अप्रैल से सितंबर 1982 के दौरान महारानी अपने बेटे राजकुमार एंड्रू, जो उस समय फॉकलैंड का युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं की तरफ से लड़ रहे थे, को लेकर थोड़ी चिंतित लेकिन गौरवान्वित रहती थी। 9 जुलाई को रानी के बकिंघम पैलेस में स्थित कमरे में एक घुसपैठिया माइकल फेगन पहुंच गया। 7 मिनट बाद सुरक्षा कर्मियों के आने से पहले तक रानी ने शांतचित्त रहते हुए उसे बातों में उलझाए रखा। हालांकि उन्होंने रोनाल्ड रीगन का 1982 में विंडसर किले में स्वागत किया था और स्वयं भी उनके कैलिफोर्निया स्थित फार्म हाउस जा चुकी थी। अमेरिकी प्रशासन के रानी के शासन वाले एक कैरिबियाई राज्य ग्रेनाडा पर उन्हें बिना सूचित किए आक्रमण करने से बेहद क्रुद्ध हो गई। 1991 में खाड़ी युद्ध के जीत की खुशी में अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाली वो पहली अंग्रेज शासक थी। 24 नवंबर 1992 को अपने राज्याभिषेक की 40वीं वर्षगांठ पर एक संबोधन में उन्होंने 1992 को अपने लिए एक भयावह वर्ष बताया। मार्च में उनके दूसरे पुत्र राजकुमार एंड्रयू यॉर्क के ड्यूक और उनकी पत्नी सारा यॉर्क की डचेस का तलाक हो गया था। अप्रैल में उनकी बेटी एनी शाही राजकुमारी का भी अपने पति कप्तान मार्क फिलिप्स से अलगाव हो गया। अक्टूबर में जर्मनी के अपने एक राजसी दौरे पर ड्रेसडेन में क्रुद्ध प्रदर्शनकारियों ने उन पर अंडे फेंके और नवंबर में विंडसर किले को आग से बहुत नुकसान पहुंचा था। राजसत्ता को बहुत ज्यादा नकारात्मक छवि व जनता के गुस्से व दिलचस्पी का सामना करना पड़ा था। एक असंभावित व्यक्तिगत संबोधन में रानी ने कहा कि संस्थान को जन आलोचनाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आलोचनाओं को भी हल्के अंदाज में सभ्य तरीकों व समझदारी से किए जाने की आवश्यकता है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने शाही आय में सुधारों की घोषणा की। इसमें रानी द्वारा पहली बार 1993 से कर दिए जाने का प्रावधान था। दिसंबर में चार्ल्स वेल्स के राजकुमार और उनकी पत्नी डायना वेल्स की राजकुमारी आधिकारिक रूप से अलग हो गए। वर्षांत में रानी ने द सन नामक अखबार पे कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया, जब समाचार पत्र ने उनके वार्षिक शाही क्रिसमस संदेश के कुछ अंश उसके शाही आधिकारिक प्रसारण से 2 दिन पहले ही प्रकाशित कर दिए। समाचार पत्र को उनके वकील का शुल्क देना पड़ा और 2 लाख पाउंड चैरिटी को देने पड़े। आगामी वर्षों में चार्ल्स और डायना के संबंधों के बारे में सार्वजनिक खुलासे होते रहे। इन वर्षों में ब्रिटेन में गणतंत्र प्रणाली की मांग लगातार उठती रही, लेकिन रानी की लोकप्रियता भी बनी रही व उनकी राजशाही को कोई खतरा नहीं उत्पन्न हुआ। आलोचनाओं का केंद्र रानी के व्यवहार व क्षमताओं से ज्यादा राजसत्ता व शाही राजघराने के सदस्यों पर ज्यादा आधारित थी। अपने पति प्रधानमंत्री कैंटरबरी के आर्कबिशप और अपने निजी सहायक से सलाह के पश्चात उन्होंने चार्ल्स और डायना को लिखा कि अब उनका तलाक लेना जरूरी हो गया है। तलाक के 1 साल बाद, जो 1996 में हुआ था, डायना की 31 अगस्त 1997 को पेरिस में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रानी अपने बेटे और पोतों के साथ बालमोरल महल में छुट्टियां बिता रही थी। डायना के दोनों बेटे इस मौके पर चर्च जाना चाहते थे, जहां रानी और चार्ल्स उन्हें ले गए। इस अकेले सार्वजनिक उपस्थिति के बाद रानी और राजकुमार ने 5 दिनों तक विलियम और हैरी को बालमोरल में प्रेस से बचाकर रखा ताकि वो अपनी मां की मृत्यु का शोक मना सके। लेकिन राज परिवार के एकांतवास और बकिंघम महल पर ब्रिटिश झंडे को शोक में आधा न झुकाए रखने पर जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा।
जनभावना के आगे झुकते हुए रानी ने विश्व को लंदन लौटकर डायना के अंतिम संस्कार के एक दिन पूर्व 5 सितंबर को दिए एक सीधे प्रसारित हुए संदेश में उन्होंने डायना व उनके बच्चों के प्रति अपनी प्रेमपूर्ण भावनाओं का इजहार किया। परिणामस्वरूप जनता का विरोध शांत हुआ। स्वर्ण जयंती 2002 में एलिजाबेथ ने अपने शासनकाल की स्वर्ण जयंती पूरी की। उनकी बहन और मां का फरवरी और मार्च में निधन हो गया। मीडिया स्वर्ण जयंती के समारोहों को लेकर सशंकित थी। उन्होंने जमैका से शुरू करके अपने राष्ट्रमंडल के दौरे किए, हालांकि वह आजीवन स्वस्थ रहीं। 2003 में उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ। मई 2007 में वो प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की नीतियों से वो खफा थी। ब्रिटिश सेनाओं की अफगानिस्तान व इराक में जरूरत से ज्यादा समय तक तैनाती से भी वो चिंतित थी। हालांकि उत्तरी आयरलैंड में शांति बहाली के ब्लेयर के प्रयासों की उन्होंने तारीफ की। मई 2011 में आयरिश राष्ट्रपति मैरी मैकेलसी के निमंत्रण पर आयरलैंड गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाली वो पहली ब्रिटिश रानी बनी। महारानी ने 2010 में एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा को राष्ट्रकुल देशों व ब्रिटिश रियासतों के अध्यक्ष के तौर पर संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष बान की मून ने उनका युग का सहारा एन एंकर फॉर एज के तौर पर परिचय करवाया। न्यूयॉर्क की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 11 सितंबर 2001 के हमले में मारे गए ब्रिटिश लोगों की याद में एक उद्यान का उद्घाटन किया। अक्टूबर 2011 में ऑस्ट्रेलिया की उनकी यात्रा, जो 1954 के बाद से 16वीं यात्रा थी, को प्रेस द्वारा उनकी ज्यादा उम्र की वजह से विदाई यात्रा का नाम दिया गया। हीरक जयंती 2012 में रानी के 60 वर्षों के शासनकाल को एलिजाबेथ की हीरक जयंती के तौर पर मनाया गया। सभी रियासतों में जश्न समारोह आयोजित किए गए। राज्यारोहण दिवस पर दिए अपने एक संबोधन में उन्होंने कहा कि इस विशेष वर्ष में जब मैं स्वयं को एक बार फिर आपकी सेवा में समर्पित कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि हम सब परिवार, मित्र व पड़ोसियों के साथ और एकता में निहित शक्ति को याद रखेंगे। मैं इस बात की भी उम्मीद करती हूँ कि यह जयंती वर्ष गर्मजोशी से भविष्य की ओर देखने और 1952 से अभी तक हुए विभिन्न महान बदलावों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का भी समय लाया है। उन्होंने अपने पति के साथ इस मौके पर पूरे यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की और उनके बच्चों व नाती पोतों ने उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनकी अन्य रियासतों व राष्ट्रकुल देशों की यात्रा की। 4 जून को जयंती वर्ष के सम्मान में दुनिया भर में मशालें जलाई गईं। रानी ने 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत 27 जुलाई और 2012 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की शुरुआत 29 अगस्त 2012 को लंदन में की। इसके पहले वो 1976 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मॉन्ट्रियल में उद्घाटन कर चुकी हैं। 2 देशों में 2 ओलंपिकों का उद्घाटन करने वाली वो अकेली राष्ट्राध्यक्ष हैं। लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान चलाए गए एक चलचित्र में उन्होंने जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले डैनियल क्रेग के साथ एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। फिल्म उद्योग के प्रति अपने उत्साहवर्धक व्यवहार के लिए 4 अप्रैल 2013 को उन्हें बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ती उम्र व कम यात्राएं करने के चिकित्सकीय सुझावों पर अमल करने की वजह से वो 2013 में श्रीलंका में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल समारोह में हिस्सा न ले सकी। उनकी जगह उनके पुत्र राजकुमार चार्ल्स ने इस सभा की अध्यक्षता की। 1973 से वो इसकी अध्यक्षता लगातार करती रही थी। महारानी दिसंबर 2007 में अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया के बाद सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाली व 9 सितंबर 2015 को सबसे ज्यादा समय तक ब्रिटिश साम्राज्य पर शासन करने वाली ब्रिटिश राष्ट्राध्यक्ष बनी।
इस कीर्तिमान के साथ साथ उन्हें विश्व इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी का भी खिताब हासिल हो गया है। उनका अभी भी राजपाट त्यागने का कोई इरादा नहीं है, जबकि राजकुमार चार्ल्स का महारानी जो 2021 में 95 वर्ष की हो जाएंगी के प्रतिनिधि के तौर पर शाही कर्तव्यों को निभाने के मौके बढ़ते ही रहेंगे। उपनाम व नामकरण शैली। एलिजाबेथ ने राष्ट्रकुल में तमाम उपाधियां व सम्मानजनक सैन्य स्थान अर्जित किए हैं। उन्हें देश विदेश से विभिन्न प्रकार के नामकरण अलंकारों व सम्मानजनक उपाधियों से नवाजा गया है। अपनी हर रियासत में उनकी एक अलग उपाधि है जिनकी शैली एक ही है। जैसे जमैका में क्वीन ऑफ जमैका एंड हर अदर रियाल्म्स एंड टेरिटरीज अर्थात जमैका व अपने अन्य रियासतों की महारानी। ऑस्ट्रेलिया में क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड हर अदर रियाल्म्स एंड टेरिटरीज इत्यादि। चैनल द्वीप और आइल ऑफ मैन जो अलग रियासतें होने के बजाय केंद्र शासित या ताज पर निर्भर राज्य क्राउन डिपेंडेंसीज हैं, वहां उन्हें क्रमशः नॉर्मंडी की ड्यूक व मैन का लॉर्ड की उपाधि मिली हुई है। अन्य शैलियां हैं धर्म की रक्षक और लैंकास्टर के ड्यूक। महारानी से बात करते हुए या उन्हें संबोधित करते हुए उन्हें योर मैजेस्टी और उसके बाद मैम कहा जाता है। कुल चिन्ह 21 अप्रैल 1944 से उनके राज्याभिषेक तक एलिजाबेथ के झंडे में लोजेज होता था जिसपे यूनाइटेड किंगडम का कुल चिन्ह बना रहता था जो 3 बिंदुओं वाले निशान में बनता रहता था। इनमें से पहले व तीसरे सेंट जॉर्ज के क्रॉस व मध्य बिंदु एक ट्यूडर गुलाब होता था। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने अपने पिता द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे विभिन्न कुल चिन्हों को अपने झंडे में विरासत के तौर पर शामिल कर लिया।